नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 6 को, जिसमें कि आपके 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन बैच की, जो कि डिकोड एग्जाम आपके लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन बैच में एंटायर कोर्स कवर किया जाएगा आरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, वहां पे अपने डाउट को डिस्कस भी कर सकते हैं फैकल्टी के साथ। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न हम देख लें। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द टर्म ऑफ एरिया। एरिया की बात की गई है, याद रखिएगा, और सेकेंड लार्जेस्ट साइट की बात की गई है। पहला ऑप्शन आपको लोथल दिया गया है, फिर मोहनजोदाड़ो दिया गया है, फिर चाहनुदाड़ो दिया गया है और आखिरी आपको हड़प्पा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है डी। डी जो है वो सही उत्तर है। क्यों सही उत्तर है? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट साइट पूछी गई थी। अगर आपसे इस प्रश्न में पूछा गया होता कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तब आप लगाते मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो कुछ चीजें और आप यहां पर देख लीजिए। अगर हम एरिया के टर्म पे चले तो सबसे बड़ी साइट जो है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा आती है, फिर उसके बाद आपकी गनवेरीवाला आती है। ठीक है, और ये तीनों साइट जो है वो पाकिस्तान में है। जो चौथी सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी, फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है, साइट जो है वो है राखीगढ़ी। और उसके बाद है पांचवें नंबर पे आपकी धोलावीरा है। अब क्लास याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तब आप क्या उत्तर लगाएंगे? राखीगढ़ी, क्योंकि ये भारत में है। जो ऊपर के तीन थे ये तीनों आपके पाकिस्तान में है। अगर भारत की बात करेगा तो राखीगढ़ी लगाएंगे, याद रखिएगा। अब आने वाले समय में या अभी जो आपका समय चल रहा है, इसमें देखा गया है कि इस टॉपिक से प्रश्न बहुत बन रहे हैं। अगर आपने पेपर्स देखे होंगे पास्ट ईयर्स के, ठीक है, जो अभी रिसेंट परीक्षाएं हुई हैं, तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि यहां से प्रश्न बहुत बन रहे हैं। ये क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उन साइट्स का नाम याद रखिए आप लोग। आलमगीरपुर, हिंदी में भी आलमगीरपुर ही होगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद बारगांव, फिर हुलास, फिर मांडी, फिर सनौली और सोथी। ये कुछ हड़प्पन साइट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं आपके। इनके नाम एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, प्रश्न बन रहे हैं यहां से। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोदीवाड़ा, ठीक है, के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? डॉकयार्ड की बात की गई है कि डॉकयार्ड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, एविडेंसेस कहां से मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कालीबंगा, दूसरा आपको दिया गया बनवाली, तीसरा आपको दिया गया धोलावीरा और आखिरी आपको दिया गया लोथल। तो यहां पे सही उत्तर जो है वो क्या है? डी, लोथल। ठीक है, लोथल। अब लोथल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। लोथल जो है वो कहां पर है? वो गुजरात में है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? ध्यान रखिएगा क्लास, ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो एसआर राव। ये तीन फैक्ट्स आप याद रखेंगे लोथल से रिलेटेड। और चौथा फैक्ट जो डॉकयार्ड वाला है, गोदीवाड़ा है, वो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ये जो बैटल है वो कब लड़ी गई थी, ये प्रश्न है। इसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऑप्शन में 1953 दिया गया है, 1557 दिया गया है, 1565 दिया गया है और 1567 दिया गया है। तो ये युद्ध आपका कब हुआ था? 1565 में। सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, 1565 में, याद रखिएगा। और ये किनके बीच लड़ा गया था, एक बार इसको देख लीजिए। ये आपका विजयनगर एम्पायर,
ठीक है। एक तरफ आपका विजयनगर एम्पायर था और दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाएं थी। समझ में आया? तो इतना आप फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ठीक है, प्रेम वाटिका जो है वो किसकी क्रिएशन है? हुज क्रिएशन इज प्रेम वाटिका? पहला आपको दिया गया है भानुचंद, दूसरा आपको दिया गया है केशव दास, तीसरा आपको दिया गया है अमीर खुसरो और आखिरी आपको दिया गया है रस खान। तो प्रेम वाटिका जो है वो किसकी रचना है, किसका क्रिएशन है? रस खान का। डी जो है वो सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, अगर हम जब भी रस खान की बात करेंगे तो रस खान की दो रचना प्रेम वाटिका और सुजान रस खान आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये किसके शिष्य थे? ये भी चीज याद रखिएगा, ये गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। कभी कभी पेपर में प्रश्न ऐसे बनता है कि किसी पोएट से रिलेटेड 4-5 स्टेटमेंट आपको दे देते हैं, तो हो सकता है आपको रस खान के बारे में दिया जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको, फिर उसके बाद आपको दिया जाए कि ये किसके शिष्य थे, तो आप याद रखें गोस्वामी विट्ठल नाथ के। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? जो मुख्य रचनाएं थी उनकी हम बात करें, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये कृष्ण भक्ति से रिलेटेड थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, अगर प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना हो तो वो 4 स्टेटमेंट में दे देते हैं और पूछते हैं कि आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से। अगला प्रश्न देखिए, ये निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करेक्ट सीक्वेंस में इसको व्यवस्थित करना है। पहला आपका खेड़ा सत्याग्रह दिया गया है, दूसरा आपको दीपावली अनाउंसमेंट दिया गया है, दीपावली घोषणा दी गई है, तीसरा हिंदू महासभा किस मदन मोहन मालवीय ने किस वर्ष में आपकी फाउंड की थी या स्थापना की थी उसकी, और आखिरी आपको दिया गया है साइमन कमीशन की यात्रा, भारत की यात्रा। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत में विजिट किया था। अब ये कुछ आपको मतलब चीजें दी गई हैं, इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है। देखिए क्लास, हिंदी और इंग्लिश में मत फंसिए, मैं आपको बोलूंगी, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि जो चीज जहां पर बतानी हो हिंदी और इंग्लिश में अलग करके मैं बता दूं आपको। ठीक है, अब यहां पर खेड़ा सत्याग्रह को हिंदी में भी खेड़ा सत्याग्रह कहेंगे, अंग्रेजी में भी खेड़ा सत्याग्रह कहेंगे, तो फिर मैं इसमें क्या बताऊं आपको। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब खेड़ा सत्याग्रह की हम बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ था? 1918 में, याद रखिएगा। ठीक है, दीपावली घोषणा, जो दीपावली अनाउंसमेंट है वो कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने किस वर्ष में फाउंड किया था? 1915 में। फिर साइमन कमीशन की जो भारत यात्रा थी वो कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, अब आप इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सी, हिंदू महासभा वाला ऑप्शन, फिर आपका आ जाएगा ए, खेड़ा सत्याग्रह वाला, फिर साइमन कमीशन वाला, और आखिरी आपका दीपावली डिक्लेरेशन। तो सी ए डी बी, बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, देख लीजिए यहां पर। अच्छा, जब भी हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 2 सत्याग्रह और याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह और फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला जो केस हुआ था वो भी आप याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। साथ ही साथ मैंने आपसे ये प्रश्न पहले भी पूछा है कि खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, अच्छा चलिए इतने डीप में नहीं जाते हैं, चलिए इसको छोड़ दीजिए। यहां पर पहले आप यहां देखिए, दीपावली अनाउंसमेंट की हम बात करते हैं, दीपावली घोषणा की हम बात करते हैं 1929 में। उस समय लॉर्ड इरविन था भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लॉर्ड इरविन जो था वो वाइसरॉय था। और अगर पेपर में आपसे पूछे कि दीपावली डिक्लेरेशन जो 1929 में हुआ था वो किस चीज से रिलेटेड था, तो आप याद रखेंगे डोमिनियन स्टेटस से। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस आप याद रखेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, बटलर कमेटी का गठन कब किया गया था? बटलर कमेटी किस ईयर में आई थी? व्हेन वाज द बटलर कमेटी फॉर्म्ड? ऑप्शन में आपको 1928 दिया है, 1927 दिया है, 1929 दिया है और 1930 दिया है। तो अब याद रखिएगा, जिस ईयर में दीपावली डिक्लेरेशन हुआ था 1929, उसी ईयर में बटलर कमेटी भी आई थी। तो ये क्या है? 1929 इसका सही उत्तर।
और उस समय आपका वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ये भी चीज आप याद रखेंगे। अच्छा, बटलर कमेटी का पर्पस क्या था? ठीक है, बटलर कमेटी का जो पर्पस था ना, वो बटन लगाना था। मतलब बटन लगाना नहीं, जो रिलेशनशिप थे उसको स्मूथ करना। किनके बीच के रिलेशनशिप को स्मूथ करना? जो आपके उस समय की जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट थे, उनके सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को थोड़ा स्मूथ करना, ऐसे याद रखिए। अब हिंदी में थोड़ा इसको समझ लीजिए। इसका गठन भारतीय राज्यों, जो भारतीय स्टेट थे, और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के बीच संबंधों में सुधार पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। वही मैंने बताया आपको, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को स्मूथ बनाने के लिए, बटन लगाने के लिए बटलर कमेटी को 1929 में लॉर्ड इरविन के समय लाया गया था। ऐसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है? In which of the following act the right to ask question was given to the member of council? पहला आपको 1861 दिया है, फिर 1892 दिया है, फिर 1853 दिया है और फिर 909 दिया है। ठीक है, 909 वाला तो हमने डिस्कस भी किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, मोले मिंटो रिफॉर्म में, जो कि आपका 909 वाला है। अब यहां पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? बी है। बी जो है वो सही उत्तर है 1892 में। अब देखिए, 1892 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। समझ में आया? चलिए, अब यहां पर देखिए, क्लास थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुई थी और किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसकी स्थापना कब हुई थी और किस एक्ट के थ्रू उसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा, 1774 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और किस एक्ट के थ्रू हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, हिंदी में भी ये रेगुलेटिंग एक्ट दिया रहेगा आपको पेपर में। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, वर्ष कौन सा है? 1773। ठीक है, अब दूसरा है आपका, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उनका जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी ट्रेडिंग में, ठीक है, व्यापार में, उस मोनोपोली को, उस एकाधिकार को किस एक्ट के थ्रू समाप्त कर दिया गया? व्यापार को लेकर किस एक्ट के थ्रू समाप्त कर दिया गया जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था? तो यहां पर यह था आपका चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ईस्ट इंडियन कंपनी एंडेड एज मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड इट वाज नो लॉन्गर अ कमर्शियल बॉडी। बोला गया है जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी अब उसको पूरी तरीके से प्रशासनिक निकाय, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। उनकी जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट के थ्रू? तो आप याद रखेंगे, इसी के 20 साल बाद, ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ईस्ट इंडियन कंपनी को एक ये प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया पूरी तरीके से। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो सिविल सर्विस परीक्षा है उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया या फिर उसको किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया? तो यहां पे कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट 1853। यहां याद रखिएगा, इसके 20 साल बाद प्लस 20, 1853 में क्या बोल दिया गया? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब सिविल सेवा में भर्ती के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ और फैक्ट्स दिए गए हैं। जो वॉरेन हेस्टिंग था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसको बंगाल करिए।
जो वॉरेन हेस्टिंग था उसको पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अगर प्रश्न में पूछे कि किस एक्ट के थ्रू, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू। जिस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, उसी एक्ट के थ्रू वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। किस एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के ही थ्रू आपकी जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसको पूरी तरीके से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और उसी के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आई, जिसपे कि सबसे पहले किसको बिठाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो पहला वाइसरॉय था। ठीक है, वाइसरॉय था। अब इसको किस एक्ट के थ्रू वाइसरॉय बनाया गया? तो ये आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपको पता है 1857 में रिवॉल्ट होता है, क्रांति आती है, क्रांति 1857 की। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और उसी के थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, अब उसको कौन सी पोस्ट बना दिया गया? वाइसरॉय। क्यों कर दिया गया? क्योंकि बोल दिया गया अब पूरा ईस्ट इंडियन कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया जाएगा। अब आप सभी क्राउन के अंडर में आते हैं, ब्रिटिश राज के अंडर में आते हैं, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आते हैं, और ब्रिटिश एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव को भारत में वाइसरॉय की पोजीशन दी गई, और पहला कौन बना? आपका लॉर्ड कैनिंग। इतनी चीजें क्लियर हो गई, याद रखिएगा। प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एंड्रोमेडा क्या है? ठीक है, व्हाट इज एंड्रोमेडा? पुछतल तारे हैं, ठीक है, या फिर सुपर क्लस्टर है, या फिर उल्काएं हैं, या फिर आकाश गंगा है, गैलेक्सी है। कॉमेट्स है, सुपर क्लस्टर है, मेट्रॉइड्स है, या फिर गैलेक्सी है। क्या है? एंड्रोमेडा। तो यहां पे सही उत्तर है आपका डी। ठीक है, जो एंड्रोमेडा है वो गैलेक्सी है, और हम आपको बता दें कि हमारी जो गैलेक्सी है आकाश गंगा, उसके सबसे क्लोजेस्ट जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, यहां पे लिखा भी है एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से सबसे निकटतम स्थित आकाश गंगा है। ठीक है, गैलेक्सी है सबसे निकटतम। चलिए अगला देखिए, 9वां प्रश्न देखिए, सूर्य कलंक का सबसे काला मध्य भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द डार्केस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ सन स्पॉट कॉल्ड? ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया पेनम्ब्रा, दूसरा दिया गया अम्ब्रा, फिर प्रभामंडल जिसको कि हेलो दिया गया है, फिर आखिरी आपको दिया गया है प्रॉक्सिमा। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? बी, अम्ब्रा। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका सन स्पॉट है। सन स्पॉट में जो एकदम मिडिल का पार्ट है, जो कि सबसे डार्केस्ट होता है, जो सबसे काला होता है, उसके लिए अम्ब्रा यूज किया जाता है, और साइड में जो हल्का हल्का काले स्पॉट होते हैं उसके लिए पेनम्ब्रा यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसीलिए मैंने फिगर के थ्रू आपको समझाया है, कभी भी नहीं भूलेगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि सन की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर न्यूक्लियर फिजन होता है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है? ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फिजन प्रश्न पूछा जाता है, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन? ठीक है, इन दोनों में से कौन सा फिनोमिना सन में होता है जिसके वजह से आपका जो सन है उसमें एनर्जी क्रिएट होती रहती है? न्यूक्लियर फिजन कि न्यूक्लियर फ्यूजन? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। यहां पे डेंसिटी की बात की गई है, तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? सी है, सी है। ठीक है, एक मिनट, सी है। तो देखिए आप कैसे, सबसे पहले आपका वीनस है, ठीक है, फिर उसके बाद नेपच्यून है, फिर जुपिटर है, और आखिरी में सैटर्न है। यहां पर और अच्छे से देख लीजिए, हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो सबसे पहले पृथ्वी, ठीक है, जिसको कि अर्थ कहते हैं, फिर बुध आपका हो गया, मरकरी, शुक्र, वीनस, मंगल, मार्स, ठीक है, वरुण, नेपच्यून, बृहस्पति,
जुपिटर, अरुण, यूरेनस और शनि, सैटर्न। इंग्लिश में भी लिखा है तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं बर्बाद करूंगी इस पे मैं। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सही है बोला गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, फिर उसके बाद उत्तरतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती, और आखिरी आपको दिया गया है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ठीक है। सदर्न पॉइंट इंदिरा कॉल, नदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट गुहार मोती, फिर आखिरी आपको दिया जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड कन्याकुमारी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट आपका डी है, डी जो है वो सही है। अब इसको मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका नदर्न पॉइंट है, ठीक है, सबसे उत्तरी पॉइंट है, देखिए यहां पर, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो उत्तरी पॉइंट सबसे नदर्न पॉइंट आपका कौन सा है, इंदिरा कॉल, दिखा क्लास, यहां पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे सदर्न पॉइंट की, ठीक है, एकदम दक्षिण में कौन सी बिंदु है, तो आप याद रखेंगे केप कैमोरिन, ठीक है, जो कि कन्याकुमारी केप कैमोरिन, यहां पर आप याद रखिएगा, ध्यान से देखिए प्रश्न बनते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछ ले, बोल दे कि मेनलैंड की हम नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका सबसे दक्षिण वाला सदर्न पॉइंट पूछे तो आप लगाएंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। अगर लैंड में पूछे, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, केप कैमोरिन कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे बोले कि पूरे भारत की हम बात करें, उसमें भारत का सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, तब आप इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। यहां पे इंदिरा कॉल है, ठीक है, इधर इंदिरा पॉइंट है। अगर आपसे ईस्टर्न पॉइंट पूछे, ठीक है, पूर्वोत्तर बिंदु, तब आप क्या लगाएंगे, किबुत कलांगू, ठीक है। और अगर आपसे एकदम वेस्टर्न पॉइंट पूछे तो आप गौर माता लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा क्लास, मैं एक बार हट जाती हूँ, ठीक है, यहां से, क्योंकि मैं नहीं तो गिर जाऊंगी आपको बताते बताते। तो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स को एक बार खुद देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पर लिखा भी है और वहां पर बना भी है, आपको फिगर के थ्रू देख लीजिए। चलिए, अब तक आप लोग ने ले लिया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, पूछा गया है नहीं गुजरती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की गई है, कर्क रेखा की बात की गई है, और पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से नहीं गुजरती है, यहां पर जो दिया गया है आपका, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर और मिजोरम। तो यहां पर मणिपुर से जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो नहीं गुजरती है। अब यहां पर इसको भी हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा, भारत का मैप दिख रहा होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद आपका राजस्थान हो गया, पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि कितने राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में गुजरती है, तो आप 8 राज्य लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको उनके नाम भी हो सकता है पूछ ले, तो नाम भी याद रख लीजिएगा, ठीक है क्लास। देखिए ऐसे ही एक प्रश्न और बनता है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दूं, तटीय रेखा से बनता है ना, ठीक है, तटीय रेखा से, कोस्टल लाइन से बनता है कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन तटीय रेखा किस राज्य की है, तो आप याद रखेंगे गुजरात की है, ठीक है, ये बनता है। ये चीज याद रखेंगे आप, तटीय रेखा से सबसे ज्यादा तटीय रेखा किस राज्य की है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस राज्य की है, तो आप गुजरात याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द 7 सिस्टर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पहला आपको दिया गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और आखिरी आपको दिया गया है सिक्किम। कौन सा 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, तो वो है सिक्किम, डी। अब यहां पर आप देख लीजिए फिगर के थ्रू, मैप के थ्रू, यहां पर कौन कौन से 7 सिस्टर्स हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 1 मिनट क्लास,
देखिएगा फिगर आपको दिख रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि फिगर आपको विजिबल हो, इसीलिए मैं पीछे चलती जा रही हूं, भले मैं स्क्रीन से बाहर आ जाती हूं। ठीक है, यहां देखिएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहला, ठीक है, फिर इसके बाद असम दूसरा, ठीक है, फिर मेघालय, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपको दिखा सेवन सिस्टर्स, ठीक है। यहां पे सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं आती है। ये जो एरिया है इसको हम चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो सेवन सिस्टर्स के नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये तो ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया। एक पॉलिटी का प्रश्न यहां से कई बार बनता है, मैंने देखा है, और अक्सर बच्चे ना पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है पढ़ते समय उनके दिमाग में ये चीजें रहती है, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या है उसको भी मैं एक बार डिस्कस कर लूं। जब हम 6 शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल्स में, ठीक है, तो 6 शेड्यूल में आपके कुछ ट्राइबल एरियाज की बात की गई है, उसमें कुछ स्टेट्स की बात की गई है। उसमें कौन कौन से स्टेट्स की बात की गई है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब पेपर में क्या करता है, अक्सर प्रश्न पूछता है जो 6 शेड्यूल है वो है रिलेटेड इन स्टेट से। आपको नाम दे देगा असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, और पूछेगा इसमें से गलत कौन सा है। तो याद रखिएगा मणिपुर नहीं है 6 शेड्यूल में, जानबूझ के ये प्रश्न बनाया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया 6 शेड्यूल में मणिपुर नहीं है, ठीक है। देयर इज नो मनी इन एटीएम, ठीक है, देयर इज नो मनी इन एटीएम, याद रखिएगा। एटीएम में आपका क्या हो गया? असम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, याद रखिएगा, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, लेकिन मनी नहीं है। देयर इज नो मनी इन एटीएम, याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा। प्रश्न बनता है 6 शेड्यूल से, इसीलिए मैंने आपसे यहां पे डिस्कस कर लिया। अच्छा क्लास, आप एक चीज तो नोटिस करते होंगे, भले हम 1 घंटे में खाली 40 प्रश्नों को कवर करते हैं, लेकिन उन 40 प्रश्नों से हम कितने ज्यादा फैक्ट्स भी कवर करते हैं, जहां से प्रश्न बनता ही बनता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं आपको एक नया प्रश्न देती हूं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो पास्ट ईयर्स में प्रश्न बने हैं वो भी डिस्कस करती हूं। तो आप समझने की कोशिश किया करिए। आपको लगता है हमने खाली 40 प्रश्न ही डिस्कस किए, ये सही बात नहीं है। हमने 40 प्रश्नों से ज्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं, अगर आपने क्लास को ढंग से देखा, ठीक है। 14वें प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे, ठीक है, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे हैं, इन सब में से ये प्रश्न पूछा गया है आपका। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है केवी सुंदरमन, फिर आपको आर.के. त्रिवेदी दिया गया है, फिर बी.के. मुखर्जी दिया गया है, फिर सुकुमार सेन दिया गया है, और पूछा गया इनमें से कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बी.के. मुखर्जी हैं ये आपके 4th चीफ जस्टिस थे, सीजीआई थे, ठीक है, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये आपके सीजीआई थे, ये याद रखिएगा। तो यहां पे सी आपका सही उत्तर है। अगर प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे, तो आप क्या लगाते ऑप्शन में? सुकुमार सेन। 2 प्रश्न हमने यहां से डिस्कस कर लिए, एक प्रश्न में से 2 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए। तो यहां पर देखिए, अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। भाग 15 आप याद रखेंगे, भारतीय संविधान का पार्ट 15, अंग्रेजी वालों के लिए 15, ठीक है। एकदम परेशान मत हुआ करो, पढ़ने पे ध्यान क्या दिया करो। पार्ट 15 की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। किन आर्टिकल्स में दिया है? 324 से 329 तक सारे आर्टिकल में आपकी बात की गई है। अब देखिए 324 आर्टिकल जो कि पेपर में बार बार आपसे पूछता है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा समय दे देते हैं। 324 आर्टिकल में अनुच्छेद में आपका लिखा है, निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व है, ठीक है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये आपका दिया गया है। तो अगर कभी पेपर में पूछा कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल आपके 324 से 329 में है, और अक्सर पेपर में आर्टिकल 324 दिया रहता है। तो याद रखिएगा ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, और भाग आपको 15 याद है। चलिए
अच्छा, मुझे बता दीजिए किस पार्ट में इमरजेंसी की बात की गई है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था और एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था, ठीक है। और लैंग्वेजेस की किस में बात की गई है, 17, 18 कुछ ऐसे करके मैंने आपको बताया था। 17 में लैंग्वेज बिगड़ जाती है, 18 में इमरजेंसी लगा दी जाती है, ठीक है। 15th क्वेश्चन को अब आप लोग देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो पॉज भी कर सकते हैं। विच ऑफ द न्यू DPSP was added to the constitution through 42nd amendment? बोला गया है 42nd जो आपका संशोधन हुआ था उसके माध्यम से कौन सा DPSP संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करना, पहला, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन द नेशन, राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा, स्टेट नीड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, राज्य को आय, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है। आखिरी, प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स, नशीले पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने की बात की गई। तो कौन सा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू DPSP में ऐड किया गया था, यह प्रश्न है और यहां पर सही उत्तर आपका है ए, ठीक है, ए। अब क्लास यहां पर देख लीजिए कौन कौन से DPSP जो थे आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, अवसरों को, ठीक है। टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स, ठीक है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करना। थर्ड है टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। फिर आखिरी आपका टू प्रमोट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए और वनों और वन्य जीवन की रक्षा के लिए। अब देखिए क्लास, इस स्लाइड को पढ़ने में मुझे कितना समय लग गया जब मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा। तो ये जो समय ना मैं आपका बचाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ जब मैं पढ़ूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दूं। लेकिन मैंने देखा ना थोड़े से बच्चों को दिक्कत हो रही है, उनको लगता है कि मैम आप हिंदी ज्यादा यूज करिए, आप इंग्लिश ज्यादा यूज कर रही हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए, मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि मैं आपका समय बचाऊं, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में इजी में बीच में एक मध्य मार्ग में चलूं, ठीक है, ताकि दोनों तरीके के बच्चों को समझ में आए चीजें। थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी डाला करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, बाय मिस्टेक किसी चीज को मैंने इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट किया या हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया, तो आप उसको खुद सर्च कर लिया करिए। इतना थोड़ा सा एफर्ट आप लोग प्लीज अपने लिए करिए, ठीक है, इससे आप ही का नॉलेज गेन होगा और आप ही आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग 16th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? बोला गया है कौन सा आपका गांधीयन थ्योरी के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे कुछ DPSP दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा गांधीयन थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। पहला आपका दिया गया ग्राम पंचायतों का गठन करना, फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर तीसरा आपको दिया गया है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। और आखिरी आपको दिया गया है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें, विलेज पंचायत की बात करें, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन लेवल की बात कर रहे हैं तो ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, गांधीयन थ्योरी पे नहीं बेस्ड है। अब देखिए DPSP से एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया डिफिकल्ट कौन सा बनता है, वो ये है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से DPSP को ऐड किया गया, ये आप जरूर देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये जो बनता है ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब आप देखिएगा जब हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ठीक है। आर्टिकल 40 आता है,
जिसमें कि विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत की बात की जाती है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। 43rd आता है जिसमें कि हम कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आर्टिकल 43B आता है जिसमें कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। 46 आता है जिसमें कि हम एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, वीकर सेक्शन की, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात करते हैं। 47 जो है यहाँ पे हम पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की बात करते हैं और जितने भी इनटॉक्सिक ड्रिंक हैं उस पर रोक लगाने की बात करते हैं, ठीक है। 48 में, आर्टिकल 48 में क्या आता है, जो आपके दुधारू पशु होते हैं ना, उनके वध पे रोक लगाने की बात करते हैं, जैसे गाय वाय को नहीं मारना चाहिए, वो आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है। और जो हमने डिस्कस किया था कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, न्यूट्रिशन लेवल वाला, वो आपका एक समाजवादी सिद्धांत है, सोशलिस्ट थ्योरी पे बेस्ड है वो। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर आप आर्टिकल्स याद रखेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, प्रश्न यहां से बन सकते हैं अगर पेपर का लेवल बढ़ाएंगे तो। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, चलिए आप लोग बताइए। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि आर्टिकल 43B में आता है, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में क्या नीति निदेशक तत्वों के संबंध में सही है? ठीक है, करेक्ट पूछा गया है, याद रखिएगा, इनकरेक्ट नहीं दिया गया है। पहला या नकारात्मक है, दीज आर नेगेटिव इन नेचर। दूसरा आपको दिया गया ये गैर न्याय योचित होते हैं, दीज आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। फिर आखिरी आपको दिया गया इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होता है, देयर एम इज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री। अब इसमें से कौन सा सही है बोला गया है, तो सही काली आपका 2 है, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं ये निगेटिव नहीं होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कुछ निर्देश हैं स्टेट्स के लिए कि उनको ये निर्देश को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर स्टेट इन निर्देशों को नहीं फॉलो करेंगे तो उन पर कोई आप आपत्ति जता सकते हैं या फिर कोई कार्यवाही कर सकते हैं, इसीलिए इसको नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, लिखा गया है। उन पे कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और आखिरी ऑप्शन जो था आपको दिया गया था, यहां पर मैं प्रश्न एक बार देखूं, हाँ, इनका जो एम है वो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करना नहीं, इनका एम जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है। यहां पर देखिए लिखा होगा यहां पर, हाँ, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, ये याद रखिएगा। सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात होती है डीपीएसपी में। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, बाल श्रम अधिनियम कब पारित हुआ है? ठीक है, व्हेन वाज द चाइल्ड लेबर एक्ट वाज पास्ड, यही प्रश्न है, सिंपल। 1985, 1986, 1987, 1988। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या है? 1986। अच्छा, मुझे ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि किस फंडामेंटल राइट में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात की गई है? ठीक है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने की बात किस फंडामेंटल राइट में बोला गया है? मौलिक अधिकार, किस मौलिक अधिकार में आपका प्रोहिबिट करने की बात कही गई है चाइल्ड लेबर को, बाल श्रम को? अब 19वां प्रश्न आप लोग देखिए, 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न ध्यान से देखिए, सुमेलित करना है यहां पर, ठीक है। यहां पे जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका? जब हम सार्कोमा की बात करेंगे तो सार्कोमा अनकंट्रोल ग्रोथ इन अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ए का सेकंड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में ए का सेकंड सी में दिया गया है। चलिए अब हम और ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो ऑप्शन दिया रहता है उसका एक भी ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप सीधे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट बना देता है। तो यहाँ पे मुझे पता था कि जब भी हम सार्कोनोमा की बात करते हैं तो ये अनकंट्रोल ग्रोथ इन कनेक्टिंग टिश्यू से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए कार्किनोमा की जब हम बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू स्किन कैंसर, ठीक है। जब हम हाइपर ग्लाइमेकिया की बात करते हैं तो ये हाई ब्लड ग्लूकोज से रिलेटेड है।
और जब हम हेमीप्लेगिया की बात करते हैं इट इज रिलेटेड टू पैरालिसिस। अब आप लोग यहां पे देख सकते हैं चीजों को, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ज्यादा समय नहीं बर्बाद किया जाए। अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न देख के जाया करके। अब 20वां प्रश्न हम देखते हैं। 20वें प्रश्न को देखिए क्लास, ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए, यहां पर भी सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो आपका है स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। एंजियोलॉजी, रक्त वाहिका तंत्र का अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। तो ए का 3rd चलिए दिया है। फिर उसके बाद एंड्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एंड्रोलॉजी आपका किससे रिलेटेड है, चिकित्सा विशेषता जो पुरुष प्रजनन प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। मेडिकल स्पेशलिटी विच डील विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर एरियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, एरियोलॉजी आपका कार्बनिक कणों का अध्ययन करना है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। और हेमेटोलॉजी की जब भी हम बात करेंगे इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ब्लड। अब देखिए क्लास, यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, मैच द कॉलम के फॉर्म में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है एक डायरेक्ट पूछ ले आपसे स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है और 4 ऑप्शन आपको दे दे। तो आप याद रखिएगा स्टडी ऑफ ब्लड आपका क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है आपका। यहां पर आपका दिया गया है एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। जब हम एंड्रोलॉजी की बात करेंगे, मेडिकल स्पेशलिटी विच डील विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब हम एरियोबायोलॉजी की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल, और हेमेटोलॉजी की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ ब्लड। अब हम 21वें प्रश्न को देखते हैं। 21वें प्रश्न को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, और यहां पर आपसे पूछा गया है क्या सही है, मतलब मिलाने को बोला गया है। तो सबसे पहले चेचक दिया है, स्मॉल पॉक्स, फिर जुकाम, कॉमन कोल्ड, फिर डेंगू, फिर मम्स दिया गया है, ठीक है। अभी डेंगू बहुत फैला है, तो सबसे पहले हम लोग डेंगू देख लेते हैं। डेंगू एडिस इजिप्टी, ठीक है। डेंगू सी का सेकंड कहां दिया गया है, यहां दिया गया है, यहां दिया गया है, अरे सब में दिया गया। चलो कोई फायदा नहीं हुआ, डेंगू जानने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब और देख लेते हैं। चेचक की जब हम बात करते हैं, चेचक आपका होता है वायरस की वजह से, ठीक है। और वायरस यहाँ पे राइनो वायरस दिया गया है और वेरियोला वायरस दिया गया है। तो चेचक जो है वो वेरियोला वायरस की वजह से होता है। ए का 3rd होगा। ए का 3rd भी 2 जगह दिया गया है, हमें मतलब कोई उपलब्धि नहीं मिली, मतलब ये 2 आपके एलिमिनेट हो गए, अभी 2 बचे हुए हैं। बी, जुखाम की जब भी हम बात करते हैं, जुखाम आपको किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से, तो बी का 4th हो गया। और जलमूसा मम्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपका पैरामाइकोक्सो वायरस, तो यहां पर आपका क्या हो गया, ए जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए यहां पर स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, ठीक है। फिर इसके बाद जब हमने राइनो की बात की, राइनो वायरस की, कॉमन कोल्ड, डेंगू, एडिस इजिप्टी, और मम्स की जब हम बात किए तो पैरामाइको वायरस, ठीक है। यहां पे मैं एक चीज देख लूं, ठीक है, चलिए सही है। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है, उस यीस्ट का नाम बताइए जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। नेम द यीस्ट विच इज यूज्ड इन मेकिंग द ब्रेड, ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। डी जो है वो सही उत्तर है आपका, ठीक है। डी सही आंसर है यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। इमरजेंसी हार्मोन पहला आपको दिया गया है न्यूरोफाइफोफिसिस, ठीक है। फिर आपको न्यूरोहाइपोफिसिस, ठीक है। फिर आपको दिया गया है डोपामाइन, फिर आपको दिया गया है एपिनेफ्रीन, और फिर आखिरी आपको दिया गया है सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, सोमैटोस्टेटिन। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो क्या है, सी,
जब हम एपिनेफ्रिन की बात करते हैं, इससे हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, जो कि कौन सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। ठीक है, यहां पर एक्सप्लेनेशन अगर आप देखिए, जिसको कि एड्रोनाइलिन या एपिनेफ्रिन, कुछ भी ऑप्शन में आपको दिया रह सकता है पेपर में। ठीक है, हो सकता है आपको एड्रोनाइलिन दिया रहे, तो याद रखिएगा इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है क्योंकि या अधिवृक्क ग्रंथियों एड्रिनल ग्लैंड द्वारा तनाव या उत्तेजना की स्थिति में जारी किया जाता है। यह हार्मोन शरीर की तनाव प्रतिक्रिया का भी एक हिस्सा होता है, जिसे लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया कहा जाता है। या अपाच्य की दर को बढ़ाता है, हृदय और मस्तिष्क में जाने वाली रक्त वाहिकाओं को फैलाता है। ठीक है, जब आपको गुस्सा आता है या फिर जब आप डर जाते हो कुछ इस तरीके की, तब आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यहां पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। ठीक है, और प्लांट दिए गए हैं और सामने डिजीजेस के नाम दिए गए हैं। तो जब भी हम बात करते हैं बनाना की, तो उसके लिए होता है बंची टॉप। ठीक है, गुद्देदार शीर्ष। तो जब भी केला की बात करेंगे तो बंची टॉप डिजीज कहां होता है, केला में होता है, बनाना में होता है। तो ए का सेकंड 2 जगह आपको दिया गया है। इसके बाद जब हम आलू की बात करते हैं तो आलू में होता है लीफ कर्ल। ठीक है, ये भी 2 जगह दिया गया है। ठीक है, जब हम भिंडी की बात करते हैं तो भिंडी में होता है पीला शीरा मोजैक, जिसको कि येलो वेन मोजैक भी कहा जाता है। तो आपका सी का फर्स्ट हो गया, और टमाटर में आपका रिंग स्पॉट होता है 4। तो डी जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए यहां पर रिंग स्पॉट, टोमेटो, बंची टॉप, बनाना, लीफ कर्ल, पोटैटो, येलो वेन मोजाइक, भिंडी। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च गुजरात, दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देहरादून, फिर तीसरा आपको दिया गया भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, जिसको कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, रांची में, फिर आखिरी आपको दिया गया मूंगफली अनुसंधान निदेशालय महाराष्ट्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्राउंडनट महाराष्ट्र। तो यहां भी बोला गया है करेक्ट। तो इन सब में से करेक्ट कौन सा है, आपका खाली सी है। ठीक है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहां पर है, वो आपका रांची में है। जब हम ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं, हम मूंगफली अनुसंधान की बात कर रहे हैं, तो वो जूनागढ़ गुजरात में है। क्लास एक चीज देखिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं जो कि आपको रटना है, लेकिन प्रश्न बनते हैं यहां से, तो किसी भी तरीके से रट लीजिए। गुजरात याद रखिए, मूंगफली याद रखिए, जूनागढ़ याद रखिए। ठीक है, जब हम भारतीय लाख अनुसंधान की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया वो कहां है, रांची में, झारखंड में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है, वो दिल्ली में है। और केंद्रीय कपास की बात करेंगे, कॉटन की बात करेंगे, अनुसंधान संस्थान कहां पर है, वो नागपुर में है। तो यहां से चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, ये फैक्चुअल डेटा होते हैं, कोई चीज एक्सप्लेन करने वाली नहीं होती है, तो मैं सीधे डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूं। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, एनडीपी इक्वल टू जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, जिसको कि हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, या फिर एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर एनडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर एनडीपी इक्वल टू जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। तो जब भी हम एनडीपी की बात करते हैं तो एनडीपी में से हम लोग जीडीपी नहीं, जब भी हम एनडीपी की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तब हमें नेट मिलता है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा। एनडीपी जो है यहां पे एन आपका है नेट। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन याद रखिएगा। ये किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद, मतलब हम जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीडीपी, जी मतलब ग्रॉस मतलब सकल,
में उस देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास को घटाने पर निवल देशीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, एनडीपी अन्य कारकों जैसे अप्रचलन और संपत्ति के पूर्ण विनाश को भी ध्यान में रखता है। मूल्यह्रास को पूंजी खपत भत्ता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को मापने का एक तरीका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम। पहला आपको दिया गया है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, फिर उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, फिर सी है आपका इनकम मेथड, आय विधि। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, तो वहां पे आपका एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, उत्पाद मेथड, प्रोडक्ट मेथड जिसको विधि कहते हैं, और इनकम मेथड, आय मेथड, तीनों का यूज किया जाता है। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर देखिए, यहां पर आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन गलत है पूछा गया है। ठीक है, कौन सा गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपका जीडीपी इज इक्वल टू जी प्लस, देखिए क्लास अभी मैं इसको समझा दूंगी। यहाँ पे जी क्या है, आई क्या है, सी क्या है, एक्स क्या है, एम क्या है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पे सही उत्तर आपका डी है। ठीक है, अब इसको समझिए, अब इसको मैं आपको समझा दूं। चलिए अब ध्यान से देखिए, वहां पे मैं आपको समझाती कंफ्यूजन हो जाती। जीडीपी जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो आपका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन प्लस एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो आपका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर प्लस आपके नेट एक्सपोर्ट, और जेड क्या है, डोमेस्टिक रेजिडेंट नेट इनकम, इसके इक्वल होता है। तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, देखिए मैं बस आपको इतना बता दूं, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, यहां पर आप देख रहे होंगे हम एक्स माइनस एम कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कभी अलग क्लास में आपको अच्छे से जीडीपी ये सब चीजें समझा दी जाएगी। अभी की क्लास में समझाने बैठूंगी ना तो समझ में भी नहीं आएगा, क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर तुम ही लोग कंप्लेन करोगे कि मैम इतनी देर में खाली 40 क्वेश्चन कवर हुए। बड़ी दुविधा में रहती हूं मैं अभी कभी कभी। भारतीय जीवन बीमा नियम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड? पहला आपको दिया गया 1954, 1955, 1956 और 1958। तो यहां पर 1956 सी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व आपका असम में, ठीक है, सिंपली पाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर आपका इनकरेक्ट पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं इनकरेक्ट कौन सा है। जो आपका शेषचलम जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में नहीं है, वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी। चलिए अब देखिए, कावल टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरल में या फिर तेलंगाना में? तो जो कावल टाइगर रिजर्व है वो आपका है तेलंगाना में। डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 32वां क्वेश्चन देख लीजिए। कबरताल वेटलैंड कहां स्थित है? वेयर इज कबरताल वेटलैंड लोकेटेड? पंजाब, लद्दाख, केरल या फिर बिहार? तो यहां पर आपका बिहार में आपका कबरताल वेटलैंड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहां पर निम्नलिखित में से कौन गलत है बोला गया है? मेला का नाम दिया गया है और जगह का नाम दिया गया है। पहला आपको दिया गया है बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में है, सही है। ठीक है, नौचंदी मेला मेरठ में, सही है। कबीर महोत्सव मगहर, सही है।
जो कंपिल मेला है वो कन्नौज में नहीं है, ठीक है। कंपिल मेला कन्नौज में नहीं है, कंपिल मेला कहाँ है, फर्रुखाबाद में। तो गलत पूछा गया था, इसी वजह से सी आपका सही उत्तर था। अब देखिए भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। भारत माता मंदिर ये पूछा गया प्रश्न है, कहां पर है, ये बनारस में है। बी जो है वो सही उत्तर है, बी बनारस आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राजा सुहेल देव मंदिर कहां स्थित है। राजा सुहेल देव मंदिर कहां पर है, देवरिया में है, मिर्जापुर में है, अयोध्या में है या फिर बहराइच में है। तो राजा सुहेल देव मंदिर आपका बहराइच में है, 35 का डी होगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है, मिनिमम एसटी पॉपुलेशन, मिनिमम एसटी पॉपुलेशन कहां पर है। पहला एटा दिया गया, फिर कन्नौज दिया गया, फिर कासगंज दिया गया है, फिर बागपत दिया गया है। तो मिनिमम एसटी पॉपुलेशन आपका बागपत में है, डी जो है वो सही उत्तर है, डी। सेंसस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ व्याख्या नहीं देनी रहती है, इसीलिए जल्दी जल्दी हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी की बात की जा रही है, बागपत, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, एंटा और फिर आपका कासगंज, ठीक है। फिर देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में कौन सा जिला है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, हाईएस्ट पूछा गया। अच्छा, उस वाले प्रश्न में आपका मिनिमम बोला गया था। मैं आपको एक चीज बता दूं क्लास, यहां पर एक मिनट, यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट विद द मिनिमम एसटी पॉपुलेशन की बात की गई है और इन 4 में पूछा गया है मिनिमम एसटी पॉपुलेशन, ठीक है। तब आपका बागपत है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर मिनिमम की बात की गई थी, अगर यहीं पर प्रश्न बन जाता सबसे ज्यादा तो कासगंज हो जाता। दोनों तरीके से प्रश्नों को तैयार रखिएगा, पेपर में कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने शेड्यूल्ड ट्राइब के हाईएस्ट बात की है, परसेंटेज के हिसाब से, हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा ललितपुर, ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले, जिसमें प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा सोनपुर, फिर सोनभद्र, फिर उसके बाद ललितपुर, देवरिया, बलिया, फिर कुशीनगर। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत व्यक्ति विकलांग थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वेयर डिसेबल्ड। यहाँ पे दिव्यांग लिख लीजिएगा, विकलांग की जगह, ठीक है, ये शब्द लिख लीजिएगा। 2.31%, 2.19%, 2.21% या 2.14%। तो 2.21% जो थे वो आपके डिसेबल्ड थे। अब देखिए 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किनमें हुई, विच हैज द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन दैट डिकेड 2001 to 11, सिख, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम। तो यहां पर सबसे ज्यादा डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी हुई है, मुस्लिम्स की, डी आपका सही उत्तर है। 40वां प्रश्न देखिए, कांच जैसी सामग्री में वांछित आकार के कट बनाने पर ड्रिल होल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कांच है, उसमें आपको एक होल बनाना है, ठीक है। तो उसमें ड्रिलिंग के लिए, होल बनाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, ये प्रश्न है। पहला है आपका गायरोस्कोप, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर डायलेटोमीटर, फिर आपका माइक्रोमीटर। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है अल्ट्रासाउंड, बी। देखिए ड्रिल, छेद या काट जैसी सामग्री में वांछित आकार में कटौती करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोटोम की जब बात करेंगे तो वह उपकरण जिसके द्वारा किसी पदार्थ को बहुत छोटे टुकड़े या टुकड़ों में काटा जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा, माइक्रोटोम से रिलेटेड, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम डायलाटोमीटर की बात करेंगे तो इस डिवाइस का उपयोग घनत्व में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। हर एक पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं। फिर जब हम गायरोस्कोप की बात करेंगे तो एक चलती वस्तु की गति को
प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हर एक पॉइंट से प्रश्न बनेंगे क्लास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की क्लास में 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उन 40 प्रश्नों के साथ हमने कई फैक्ट्स को डिस्कस किया, ठीक है। अब जिन प्रश्न में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है वो मुझे आप बताइएगा, और हम अगले क्लास में मिलते हैं आपके साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।